हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज की वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 6 लास्ट चैप्टर है ये ह्यूमन रिसोर्स के बारे में देखेंगे। तो चैप्टर 1 था हमारा रिसोर्स और उसके बाद जो है हमने जो नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स, ये सारे चीज़ों के बारे में देख लिया। अब हमको जो एक्चुअल जो ह्यूमन है जो इन रिसोर्सेज को चेंज करता है, इन रिसोर्सेज को यूज़ करता है, उनके बारे में देखना है। तो ह्यूमन इंसान रिसोर्सेज, जिस चीज़ की कोई वैल्यू होती है, जिस चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं, उसे रिसोर्स कहा जाता है। और ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है इंसान को जिसकी कोई वैल्यू हो। अगर जैसे कि हम देखें, हम एक कारपेंटर की अगर हम बात करते हैं तो उसके पास क्या हुनर होता है, लकड़ी से चीज़ें तराशने का काम उसे आता है। तो वो एक ह्यूमन रिसोर्स है जो लकड़ी का काम कर सकता है। अगर हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करें तो उसको सॉफ्टवेयर बनाने का काम आता है, मतलब एप्लीकेशंस बनाने का काम आता है। अगर मोबाइल एप्लीकेशन बनाने का काम आता है तो वो मोबाइल ऐप डेवलपर है। अगर वेबसाइट बनाने का काम आता है तो वेबसाइट डेवलपर है। तो इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स जो है उसके बारे में हमको बात करना है। सो स्टार्ट करेंगे हम। पीपल आर नेशंस ग्रेट सोर्स। तो लोग जो है, पीपल जो है वो क्या है, नेशन का ग्रेट रिसोर्स है। एक नेशन का मतलब कोई भी राष्ट्र है उसका ग्रेट रिसोर्स, सबसे बड़ा रिसोर्स क्या होता है, लोग होते हैं, वहाँ के लोग होते हैं। अगर वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं तो उस देश को डेवलप्ड नेशन कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोग इतने स्किल्ड हैं कि वहाँ पे वो उस नेशन के प्रगति के लिए काम कर सके। तो nature's bounty becomes significant only when people find it useful. It is people with their demands and ability that turn them into resource. तो यहाँ पे हम नेचर्स बॉन्टी मतलब नेचर्स ने हमको जो भी दिया है, जो भी मतलब हमको नेचर से मिलता है, उसका इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस मतलब उसका इम्पोर्टेंट तभी है जब लोग उसको यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे देखेंगे कि लोगों की जैसे जैसे डिमांड बढ़ते जा रही है, जैसे जैसे उनमें एबिलिटीज आते जा रही है, तो वो वैसे वैसे जो है उन चीज़ों को रिसोर्स में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें मोबाइल्स की, जो आज हम स्मार्टफोन चलाते हैं, तो आज से 10 साल पहले स्मार्टफोन का इतना चलन नहीं था। आज तो एक रिक्शा वाला भी स्मार्टफोन लेके चल रहा है, एक ऑटो वाले के पास भी स्मार्टफोन है। तो इस तरीके से जैसे जैसे जो है टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, एबिलिटीज बढ़ रही है, अलग अलग आविष्कार होते जा रहे हैं, और ये जो रिसोर्सेस हैं ह्यूमन रिसोर्स, उनकी इंपॉर्टेंट बढ़ते जा रही है। ह्यूमन रिसोर्स इज एन अल्टीमेट रिसोर्स। तो एक अल्टीमेट रिसोर्स है। हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेस एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी नेशन है वहाँ पे लोग हेल्दी है मतलब स्वस्थ हैं, एजुकेटेड है पढ़े लिखे हैं, मोटिवेटेड मतलब उनको काम करने की इच्छा है। अरे भाई, हेल्दी है, एजुकेटेड है, काम नहीं करना चाहता, कुछ सोचना नहीं चाहता, तो क्या मतलब। तो हेल्दी भी होना चाहिए, एजुकेटेड भी होना चाहिए और मोटिवेटेड, हमेशा प्रेरणाशील हो कि नई चीज़ें करना है। तो ऐसे लोग जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से नई नई चीज़ों का आविष्कार करते जाते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। तो जैसे कि हमने पहले जो रिसोर्सेज की बात की, वैसे ही ह्यूमन रिसोर्सेज भी जो है हर जगह में हर तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहीं पे ह्यूमंस ज़्यादा है, कहीं पे लोग ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि हम प्रीवियस चैप्टर्स में देखते आए हैं। जो भी ज्योग्राफिकल टोपोग्राफी है, सूटेबल कंडीशंस है, उसके हिसाब से जनसंख्या ज़्यादा रहती है, और उसके हिसाब से जो ह्यूमन रिसोर्स है वो उतनी केपेबल रहते हैं। जैसे कि अगर कोई रिमोट एरिया है, जैसे कि हमने जंगलों के बारे में भी देखा था, माउंटेन वाला एरिया है, अगर वहाँ पे स्कूल ही नहीं है अच्छे, तो कैसे वहाँ के लोग एजुकेटेड होंगे। तो वहाँ पे अगर लोग एजुकेटेड नहीं है तो वो वहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कम लेवल पे आएगी। ठीक है, तो दे डिफर इन देयर एजुकेशन लेवल। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे कि अभी मैंने बताया कि उनका एजुकेशन का लेवल अलग अलग होता है। उनकी जैसे स्कूल की अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो है एजुकेशन का लेवल होता है, उनकी एज के हिसाब से और सेक्स के हिसाब से, सेक्स मतलब मेल या फीमेल के हिसाब से, और उनके नंबर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या होते हैं, चेंज होते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में बताया गया है कि ये जो लड़का है ये क्या बोल रहा है, मेरे गांव में कितने लोग हैं, 1000 लोग हैं। और यहाँ पे ये क्या बता रही है, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन माई स्कूल। तो ये बता रही है, ये जो टीचर है ये बता रही है मेरे स्कूल में 500 बच्चे हैं। हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक देयर आर होल इन द वर्ल्ड। तो
आपको क्या लगता है कि कितने लोग होंगे पूरे विश्व में? सो देयर आर 30 चिल्ड्रन इन माई क्लास। तो ये बता रही है मेरे में 500 चिल्ड्रन है, ये 30 चिल्ड्रन, तो कितने लोग होंगे? अराउंड 6.6 बिलियन पीपल, इतने लोग होंगे यहाँ पे हमारे विश्व में। तो हाउ डू यू राइट दैट इन नंबर्स? तो इसको नंबर्स में हम कैसे लिखेंगे, सोचिए और करके देखिए। तो यहाँ पे डू यू नो है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो जैसे कि गवर्नमेंट है, उनके पास एक मिनिस्ट्री होती है, एक अलग से मिनिस्ट्री होती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। तो द मिनिस्ट्री वाज क्रिएटेड इन 1985, और ये जो मिनिस्ट्री है इसका क्रिएशन कब हुआ था? 1985 में। और इसका एम क्या है? ताकि वो लोगों की स्किल्स को इम्प्रूव कर सके, ह्यूमन रिसोर्स पे ध्यान से दे सके, और जो लोगों की स्किल्स हैं, उनके पढ़ने का तरीका, पढ़ने के बाद जो है उनमें हुनर लेके आना, ये सारा जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम होता है। दिस जस्ट शो हाउ इम्पॉर्टेंट पीपल आर एज अ रिसोर्स फॉर द कंट्री। तो इससे पता चलता है कि जो ह्यूमन बींग्स है, जो पीपल है, लोग हैं, वो कितनी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो इस योजना जो है 2015 में स्टार्ट की गई थी, और इसका एम क्या था? ट्रेन 1 करोड़ इंडियन यूथ को ट्रेनिंग देने का था फ्रॉम 2016 टू 2020। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ताकि वो एनकरेज कर सके लोगों को, एम्प्लॉयमेंट दे सके, एम्प्लॉयमेंट स्किल्स उनको सिखा सके, और एक क्वालिटी ट्रेनिंग दे सके, ताकि वो अपनी अर्निंग्स कर सके, एग्जिस्टिंग वेज अर्नर्स को एक अच्छी ट्रेनिंग दे सके, ताकि वो अपनी खुद की अर्निंग कर सके। सो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई हुई है। तो फॉर एवरी 100 पीपल इन द वर्ल्ड, तो हर 100 पीपल में अगर हम देखें, तो देखिए यहाँ पे पूरे 100 लोग के बारे में बताया गया है। तो ये लोग हैं एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। फिर उसके बाद के जो लोग हैं वो यूरोप के हैं, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका के लोग हो गए, फिर सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका के लोग हो गए, उसके बाद लिव इन नॉर्थ अमेरिका, और लिव इन ओशियाना मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पैसिफिक आइलैंड। तो अगर हम पूरी 100 लोग, अगर सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों की बात करें अगर वर्ल्ड में, तो इतनी जनसंख्या डिस्ट्रीब्यूटेड है इन कॉन्टिनेंट्स में। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कहाँ पे कितने लोग रहते हैं, मतलब कहाँ पे जनसंख्या, जितनी भी हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में देखा है, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में, तो पॉपुलेशन ज़्यादा पे कहाँ पे है। तो आपको पता है कि बहुत सारे देश ऐसे ही हैं जिनकी जनसंख्या हमारे एक राज्य से कम होती है, काफ़ी कम होती है। तो ये भी हम जानेंगे। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नॉन एज पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो मतलब कि हमारा जो अर्थ है, उसमें कितने लोग कहाँ पे रहते हैं, इसे क्या कहा जाता है? पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 30% ऑफ लैंड सरफेस। तो 90% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है? 30% जो लैंड सरफेस हमारे पास है वहाँ पे रहती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली इवन। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब विभाजन, मतलब कहाँ पे कितने लोग रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अनइवन है। जैसे कि हमने देखा कि बहुत मैक्सिमम लोग जो है वो एशिया में रहते हैं, उसके बाद यूरोप में रहते हैं। तो सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड एंड सम आर स्पार्शली पॉपुलेटेड। तो कुछ एरियाज जो है वो क्या है? सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, जैसे कि एशिया, और कुछ जो है स्पार्ली मतलब होता है बहुत ही कम। द क्राउडेड एरियाज आर, तो कहाँ पे है क्राउडेड एरिया मतलब क्राउड मतलब क्या होता है? भीड़, ठीक है। भीड़ मतलब जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, वो कौन से एरिया है? साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा है। तो इंडिया भी एशिया में आता है, तो इंडिया की भी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। सो वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई एल्टीट्यूड एरिया। सो बहुत कम लोग जो है वो हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज में रहते हैं, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, हाई माउंटेन्स एंड एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। तो ये जो एरिया है, ये जो टोपोग्राफी है, वहाँ पे जो है जनसंख्या काफ़ी कम होती है। तो मैनी मोर पीपल लिव इन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन द साउथ ऑफ इक्वेटर। तो जैसे कि हमने पहले के चैप्टर्स में क्लास 7 में भी हमने देखा था कि नॉर्थ जो है इक्वेटर का, वहाँ लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू साउथ ऑफ इक्वेटर। तो अब इक्वेटर क्या होता है? जो अर्थ को 2 भागों में बांटता है,
अर्थ को दो भागों में बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट्स, एशिया एंड अफ्रीका। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 3/4 जो लोग हैं वो कहाँ पे रहते हैं, एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। जितना भी पॉपुलेशन है उसके 3/4। 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल स्टे इन 10 कंट्रीज। तो 60% जो पॉपुलेशन है पूरी विश्व की वो सिर्फ और सिर्फ 10 कंट्रीज में है, एंड ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल। और इसमें सारे जो हैं इनकी पॉपुलेशन क्या है, 100 मिलियन से ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन हम देखेंगे, पॉपुलेशन इन मिलियंस। तो यहाँ पे चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज में है, तो इसकी पॉपुलेशन नियर अबाउट 1300 के हिसाब से है। उसके बाद चाइना है 12, ये कितना है मिलियंस में पॉपुलेशन है, तो 1300 मिलियंस। उसके बाद जो है इंडिया का है अप्रॉक्स 1200 मिलियन। फिर उसके बाद यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशियन फेडरेशन एंड जापान। तो ये पॉपुलेशन है कंट्रीज का, ये टॉप 10 कंट्रीज है पॉपुलेशन के मैटर में। वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, पॉपुलस मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। नेक्स्ट हमको देखना है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो डेंसिटी मतलब घनत्व, घनत्व मतलब क्या मतलब होता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का, डेंसिटी घनत्व। So population density is the number of people living in unit area of the earth surface। तो कोई भी यूनिट एरिया है पर स्क्वायर किलोमीटर अगर हम मान ले, तो वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है तो उसको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है। तो एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो पर स्क्वायर किलोमीटर का अगर हम एरिया देखेंगे पर स्क्वायर किलोमीटर, तो 382 पर्सन जो हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। पर स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग जो हैं वो रहते हैं। नेक्स्ट इज इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर। तो डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी को पर स्क्वायर किलोमीटर के बेसिस में लिखा जाता है। तो एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज, और पूरे वर्ल्ड की अगर हम पॉपुलेशन देखें तो क्या है 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। पर स्क्वायर किलोमीटर में 51% रहते हैं। तो साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ सेंट्रल एशिया जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो यहाँ दो बच्चे बात कर रहे हैं। सो व्हेन ऑल ये वही बच्चे हैं जिसका हमने पिक्चर पहले देखा था। तो ये क्या बता रहे हैं, when all the 30 students are present, our classroom seems very crowded, but when the same class is seated in the school assembly, it seems so open and empty. Why? तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब स्कूल में जब सारे बच्चे आते, क्लास में जब सारे 30 के 30 बच्चे आते हैं तो ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा भीड़ है, सब मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे क्राउड हो गया है, भीड़ भाड़ हो गई है। लेकिन अगर उन्हीं बच्चों को हम स्कूल के असेंबली हॉल में अगर बैठाते तो वहाँ पे ओपन खुला लगता है, खाली लगता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज द साइज और एरिया ऑफ द हॉल इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द क्लासरूम। हाउएवर व्हेन ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल कम इनटू हॉल, द हॉल टू स्टार्ट लुकिंग क्राउडेड। तो यहाँ पे बता रही है कि मतलब अगर साइज को, अगर कम साइज में ज़्यादा लोग हैं तो वो एरिया क्या लगेगा, क्राउडेड लगेगा। और वही जो है ज़्यादा बड़े साइज में उतने ही लोग हैं तो वो एरिया जो है वो कम क्राउडेड लगेगा। तो हमको देखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो सेम फैक्टर्स हैं, सेम ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, जो भी कोई रिसोर्स है जिसके रिसोर्सेज के बारे में हमने पहले देखा, उसी तरीके से जो भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आता है आपका टोपोग्राफी, मतलब किस तरीके का लैंड है। तो पीपल ऑलवेज प्रीफर टू लिव ऑन प्लेन्स रेदर देन माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज बिकॉज दिस एरियाज आर सुटेबल फॉर फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज़। तो लोग, जैसे कि अभी हमने देखा, इससे पहले के चैप्टर्स में भी हमने देखा है कि लोग जो है हमेशा प्रेफर करते हैं प्लेन एरियाज में रहने के लिए। तो प्लेन एरियाज में रहने के लिए क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि प्लेन एरियाज में खेती वगैरह करने के लिए बहुत आसानी होती है। उसके साथ साथ अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज वगैरह लगाना है या कुछ इस तरीके का लगाना है तो भी मतलब वो काफ़ी ईजी हो जाता है,
और जैसे सर्विस एक्टिविटीज़ है, सर्विस एक्टिविटीज़ मतलब स्कूल्स है, टीचर्स हैं, और साथ ही साथ आपका बैंक्स वगैरह है, वो भी आपको प्लेन एरिया में ज़्यादा मिलेगा, उसका एस्टैब्लिशमेंट वहाँ पे इजी हो जाता है, इसलिए जो है प्लेन एरियाज पे लोग रहना प्रेफर करते हैं। तो द गंगा प्लेन्स आर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, while mountains like Andes, Alps, Himalayas are sparsely populated। तो जो गंगा का जो प्लेन एरिया है, मतलब जो उत्तर प्रदेश झारखंड वाला जो एरिया है जहाँ से गंगा नदी बहती है, ये जो है वो पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। डेंसली मतलब पॉपुलेशन का घनत्व वहाँ पे ज़्यादा है, पर स्क्वायर किलोमीटर वहाँ पे लोग ज़्यादा है। और माउंटेन जैसे हो गया एंटीज, हिमालयाज, यहाँ पे पॉपुलेशन स्पार्सली मतलब कम, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है। नेक्स्ट है क्लाइमेट। भाई अब किसी को भी रहना है तो वो अच्छे क्लाइमेट में ही रहना चाहेगा, क्यों? वो चाहेगा कि मतलब वो एकदम मतलब हार्श क्लाइमेट में कोई नहीं रहना चाहता। तो पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स। तो पीपल जो है, लोग जो है वो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स को अवॉइड करते हैं। दैट मीन्स जो बहुत ही ज़्यादा हॉट वाला एरिया होता है या बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया होता है, जैसे कि हमने सहारा डेजर्ट के बारे में देखा था, टुंड्रा रीजन देखा हमने। तो ये सारे एरियाज जो है, या तो ये बहुत ज़्यादा जैसे सहारा डेजर्ट या बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट वाले हैं, डेजर्ट एरिया है। और पोलर रीजन्स जैसे कि रशिया, कनाडा, अंटार्कटिका, तो यहाँ पे लोग कम रहते हैं, तो ये स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज में आता है। नेक्स्ट होता है सॉइल। तो फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड्स सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। तो फर्टाइल प्लेन्स सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, हवांगहेंग, चैंगजिंग इन चाइना एंड द नाइल इन द इजिप्ट आर डेंसली पॉपुलेटेड। तो जहाँ पे फर्टाइल सॉइल हो, फर्टाइल सॉइल का मतलब होता है जहाँ पे कि जो मिट्टी उपजाऊ होती है, वहाँ पे लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पे खेती बाड़ी जो है वो करना बहुत ही ईजी हो जाता है, अच्छी उपज होती है। तो इसलिए जो है फर्टाइल प्लेन्स में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है वाटर, पानी की अवेलेबिलिटी। तो पीपल प्रेफर टू लिव इन एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज ईजली अवेलेबल, क्योंकि बिना पानी के तो हम रह नहीं सकते। पानी को हम पीते हैं, पानी को हम नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ में पानी का इस्तेमाल होना ही होना है। तो लोग भी प्रेफर करते हैं कि ऐसे एरिया में रहें जहाँ पे फ्रेश वाटर अवेलेबल हो। तो जो रिवर वैलीज हो गई, वो एरिया जो है वो डेंसिटी पॉपुलेशन होता है। और डेजर्ट वाला जो एरिया है जहाँ पे पानी की कमी होती है, वहाँ पे स्पेयर पॉपुलेशन होता है, स्पेयर मतलब कम। उसके बाद है मिनरल्स, खनिज की अवेलेबिलिटी। तो एरियाज जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है, जैसे कि डायमंड माइंस है साउथ अफ्रीका में, एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडल ईस्ट लीड टू सेटलिंग ऑफ पीपल इन दिस एरिया। तो यहाँ पे जब जब माइंस एरिया कोई डेवलप होता है, तो उसके साथ साथ वहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया भी डेवलप होने जाता है। उसके बाद हमको देखना है सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में हमको जानना है। सो एरियाज फॉर एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। तो सोशल फैक्टर्स मतलब जहाँ पे आपको अच्छे घर मिल सके, अच्छी एजुकेशन मिल सके बच्चों को, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल सके। हेल्थ फैसिलिटीज़ मतलब अच्छे हॉस्पिटल्स हो, वो एरियाज जो है वो ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पुणे दिया गया हुआ है। और वैसे ही हम अगर अपने स्टेट छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर हो गया, दुर्ग हो गया, भिलाई हो गया, तो ये सारे एरियाज क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे घर आपको मिल जाएंगे, अच्छे एजुकेशन सिस्टम मिल जाएगी और अच्छी हेल्थ फैसिलिटी भी मिल जाएगी। उसके बाद कल्चरल पैटर्न होते हैं। तो पीपल विथ रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। जैसे कि जहाँ पे कोई भी जगह जहाँ पे जिसकी कल्चरल या फिर रिलीजन इंपॉर्टेंस होती है, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस होती है, महत्व होता है, वो एरिया भी बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। जैसे कि वाराणसी हो गया, जेरूसलम हो गया, वेटिकन सिटी हो गया। तो ये तो क्रिश्चियन कंट्रीज के नाम है, और ये वाराणसी हमारे इंडिया का है, तो उत्तर प्रदेश में है वाराणसी। तो यहाँ पे कल्चरल इंपॉर्टेंस के कारण भी लोग ज़्यादा वहाँ पे रहना चालू कर देते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दिस एरिया। ओसाका इन जापान, मुंबई इन इंडिया आर टू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। तो इंडस्ट्रियल एरियाज मतलब जहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में हमने इससे पहले वाले चैप्टर में देखा था। तो जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलता है, तो वो उसी जगह पे आसपास में जाके सेटल हो जाते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेसिस में भी जो
पॉपुलेशन डेंसिटी है वो डिपेंड करती है। क्लोजली दिया गया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो इसका क्या मतलब होता है कि कितने साल एक पर्सन जो है वो रहता है, एवरेज पर्सन जो है वो कितने साल तक रहता है। तो इंडिया की एवरेज लाइफ एक्सपेक्ट जो है वो क्या है 60 to 65 ईयर्स है, और वहीं अगर हम जापान की बात करें तो वो 100 ईयर्स तक है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन चेंज। तो पॉपुलेशन चेंज कैसे होता है? तो पॉपुलेशन चेंज रिफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ पीपल लिविंग ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम। तो द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल। तो पॉपुलेशन चेंज का यही मतलब होता है कि धीरे से जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे जो है एक हो सकता है एक लोकेशन में पॉपुलेशन बढ़ जाए और एक लोकेशन में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाए। तो जैसे कि मैं अपनी जो मेरा जो मदर टाउन है वहाँ की अगर मैं बात करूँ, तो जब हम छोटे थे तो वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। वहाँ पे उस समय जो है इतना हाई फाई जो चीज़ें हैं वो नहीं हुआ करती थी, तो लोग छोटे जगह पे बहुत अच्छे से रहना प्रेफर करते थे। पर आज की डेट में हम देखें तो वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, क्योंकि हर किसी को अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए, अच्छे स्कूल्स चाहिए। तो इसलिए जो है लोग शहरों छोटे शहरों को छोड़ के बड़े शहर में शिफ्ट होते जाते हैं। और वैसे ही गांव को देखें तो लोग गांव की जो जगह है उसको छोड़ के शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ की पॉपुलेशन कम होके क्या हो रही है, शहरों में जा रही है। तो शहर का पॉपुलेशन बढ़ रहा है और गाँव का या छोटे जगह का पॉपुलेशन कम होते जा रहा है। तो इसी को क्या कहा जा रहा है, पॉपुलेशन चेंज कहा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, अगर हम 500 BC की बात करें तो 100 मिलियन लोग रहे होंगे, उसके बाद 170 मिलियन, फिर उसके बाद 1000 अब आफ्टर बिफोर क्राइस्ट की बात करें हम तो 265 मिलियन। इस तरीके से जो पॉपुलेशन 2025 तक 8525 मिलियन तक जा चुका है। अभी हम 2025 में हैं। सो द वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या है, हमेशा स्टेबल नहीं रहता। इट हैज़ इंक्रीज मैनीफोल्ड एज सीन इन फिगर 6.3 वाई। तो ये क्यों हो रहा है? दिस इज एक्चुअली ड्यू टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो नंबर ऑफ बर्थ्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, डेथ जो है अभी मेडिकल फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा है कि डेथ जो रेट है वो भी कम होते जा रही है। फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री अंटिल 1800 द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रीव स्टेडली बट स्लोली। तो 1800 से हम बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे जो स्टेडली एक रेशियो में बढ़ता हुआ जा रहा है। दिस वाज लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वेयर बॉर्न बट दे डाइड अर्ली टू। तो बहुत सारे बच्चे बर्थ लेते हैं लेकिन वो जल्दी मर भी जाते हैं। दिस was as there was no proper health facilities, sufficient food was not available for all people, farmers were not able to produce enough to meet the food requirements of all people. As a result, the total increase in population was very low. तो पहले के समय में 1800 पहले के अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या होता था, बेबीज बॉर्न होते थे तो उतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, तो बच्चे जो छोटे बच्चे हैं वो ख़त्म हो जाते थे। प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतनी ज़्यादा मतलब फूड सप्लाई नहीं था कि लोगों को खाने को मिल सके। तो फार्मर्स के पास इतना कैपेबिलिटी नहीं था कि वो इतना अनाज उगा सके क्या, ताकि वो वहाँ के लोगों की जो फूड रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी कर सके। तो इसलिए जो है पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। और 1800 के बाद में इन 1804 वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना हो गया, 1 बिलियन 150 ईयर्स लेटर। और उसके बाद 150 ईयर्स के बाद में इन 1959 तो 1959 को क्या हुआ, द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच 3 बिलियन। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना हो गया, 1 बिलियन से 3 बिलियन हो गया। दिस इज ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और इसे क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन का विस्फोट, एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब यहाँ पे रियल में जो बम वाला विस्फोट है उसकी बात नहीं की जा रही है, मतलब पॉपुलेशन एक का एक बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इन 1999 के बाद बोले तो 40 ईयर्स लेटर द पॉपुलेशन डबल टू 6 बिलियन। तो यहाँ पे 40 ईयर्स में देखिए 150 ईयर्स 1804 से हम देखें तो 150 ईयर्स में पॉपुलेशन 3 मिलियन बढ़ा था। 3 मिलियन मतलब 1 से 3 तक आया था। और उसके बाद जो है 1999 में 40 ईयर्स में ही 3 से कितना हो गया, डबल होके 60 ईयर्स हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जनसंख्या है वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी। द मेन रीज़न फॉर दिस ग्रोथ वाज दैट बेटर फूड सप्लाईज, मेडिसिन, डेथ वे रिड्यूसिंग वाइल द नंबर ऑफ बर्थ स्टिल रिमेन फेयरली हाई। तो यहाँ पे इसका मेन रीज़न क्या है कि लोगों के पास बेटर फूड सप्लाईज आ गई, मेडिसिन आ गई, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई, डेथ रेट है वो रिड्यूस होने लग गया क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छे से बढ़ चुकी है। और उसके साथ साथ जो है बर्थ्स की जो रेट है वो भी ज़्यादा
बढ़ गई। तो बर्थ्स आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट, तो बर्थ्स को बर्थ रेट के हिसाब से मेजर किया जाता है। तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल, तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल मतलब 1000 लोगों में हम देखें तो कितने बच्चे वहाँ पे पैदा हुए हैं और जो जीवित हैं। तो डेथ आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग डेथ रेट, और वैसे ही डेथ रेट को भी ऐसे ही किया जाता है जैसे कि नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल, तो 1000 लोगों को हम लेते हैं और उसमें देखते हैं कि 1000 लोग में कितने लोग जो है खत्म हुए, इसे डेथ रेट कहा जाता है। माइग्रेशन, माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया, जैसे कि मैं अभी स्टार्टिंग में आपको बता रही थी कि लोगों का क्या होता है, छोटे जगह से वो बड़े जगह में माइग्रेट हो जाते हैं, मतलब वो वहाँ चले जाते हैं एक नई जॉब की तलाश में, एक नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में वो आगे चले जाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, माइग्रेशन कहा जाता है। तो बर्थ एंड डेथ्स आर नेचुरल कॉजेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, तो ये जो है बर्थ और डेथ तो जो नेचुरल चेंज है, और द डिफरेंस इन बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट, और ये जो डिफरेंस है बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में, तो इसे कंट्री का क्या कहा जाता है, नेचुरल ग्रोथ रेट कहा जाता है। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट, और ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कितनी जल्दी जल्दी जो पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, इसका यही रीज़न है कि जो नेचुरल ग्रोथ रेट है वो क्या है, इंक्रीज होते जा रहा है। सो यहाँ पे पिक्चर्स में बताया गया है पॉपुलेशन इंक्रीज, बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट, पॉपुलेशन इंक्रीज। ठीक है, जब बर्थ रेट अगर ज़्यादा है डेथ रेट से, मतलब जितने लोग खत्म हो रहे हैं, यहाँ पे क्या दिखाया गया है, 2 लोग यहाँ पे अगर पर 1000 की हम बात करें तो क्या हुआ है, 2 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई है, लेकिन 5 बच्चे जो हैं वो पैदा हुए और वो जीवित हैं। वैसे ही बर्थ रेट एंड डेथ रेट सेम, पॉपुलेशन स्टेज सेम, तो इसमें पॉपुलेशन इंक्रीज होगा और इसमें क्या होगा, पॉपुलेशन सेम रहेगा। 3 लोग खत्म हुए और 3 पैदा हुए, मतलब 3 बर्थ हुई। उसके साथ साथ अगर पॉपुलेशन डिक्रीज कब होगा, जब डेथ रेट ज़्यादा है और बर्थ रेट कम है, मतलब 5 लोगों यहाँ डेथ हुई, लेकिन बर्थ कितने की सिर्फ हुई, 2 लोगों की। तो इस तरीके से हम बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन को जान सकते हैं। तो माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस, पीपल में मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्रीज। तो माइग्रेशन का मतलब हम समझ चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह लोग चले जाते हैं, मतलब किसी अपॉर्चुनिटी के तलाश में एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है, पीपल जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक कंट्रीज तक चले जाते हैं। तो इमाइग्रेंट्स आर पीपल हु लीव अ कंट्री। तो यहाँ पे कंट्री की बात की जा रही है, इवन हम स्टेट के सिटीज़ की भी बात करें तो इसे भी माइग्रेशन ही कहा जाएगा। तो इमाइग्रेंट्स मतलब एक कंट्री को छोड़कर जो दूसरे कंट्री में आया है उसे क्या कहा जाता है, इमाइग्रेंट्स। और इमाइग्रेंट्स आर हु अराइव इन अ कंट्री। ठीक है, जो कंट्री छोड़ के जा रहा है, मतलब अपना शहर छोड़ के जा रहा है, वो उसे क्या कहा जाता है, इमाइग्रेट्स। ठीक है, और इमिग्रेट्स किसे कहा जाता है, जो उस कंट्री में एक दूसरे कंट्री में आता है, उसे इमिग्रेट्स कहा जाता है। तो कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया गेन्ड इन नंबर्स ऑफ इन मिग्रेशन और इमिग्रेशन। ठीक है, तो कंट्रीज जैसे यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे लोग ज़्यादा जाके रहने लग गए हैं, सेटल होने लग गए हैं, तो यहाँ पे इमिग्रेशन की जो नंबर है वो ज़्यादा है। सूडान इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंट्री दैट एक्सपीरियंस लॉस इन द पॉपुलेशन नंबर ड्यू टू आउट माइग्रेशन और इमिग्रेशन। और सूडान एग्जाम्पल है एक ऐसी कंट्री का जहाँ से लोग दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट हो रहे हैं, तो इससे पॉपुलेशन की कमी हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ से लोग चले जा रहे हैं, तो इसे क्या कहा जा रहा है, आउट माइग्रेशन। ठीक है, यहाँ से जो लोग चले जा रहे हैं उन्हें क्या कहा जा रहा है, आउट माइग्रेशन। द जनरल टर्म ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इज फ्रॉम लेस डेवलप्ड नेशन टू मोर डेवलप्ड नेशन। और इसमें जनरल ट्रेंड हम देखें तो क्या है, इंटरनेशनल माइग्रेशन का क्या रीज़न है कि लोग जो है वो जो कम डेवलप्ड नेशंस में जो रहने वाले लोग हैं वो मोर डेवलप्ड नेशन में रहने वाले लोग, मतलब मोर डेवलप्ड नेशन में जाके सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सके। जैसे कि मैंने छोटे लेवल पे आपको बताया कि गांव में रहने वाला कोई एक इंसान है, अगर वो सोचेगा कि मैं गांव में रहूँगा, खेती बाड़ी करूँगा, उसके पास ज़मीन भी नहीं है, तो वो क्या सोचेगा कि चलो भाई शहर में जाता हूँ, कुछ काम खोजता हूँ, कुछ अच्छा बिजनेस करने का सोचता हूँ, तो उसका जो है भविष्य उज्जवल हो सके, तो गांव छोड़ के क्या चले जाता है, शहर में चले जाता है। तो वो जिस गांव से छोड़, अगर जिस गांव को छोड़ रहा है, तो वहाँ के लिए वो क्या है, इमिग्रेंट है। और जिस शहर में वो जा रहा है वहाँ के लिए क्या है, इमिग्रेंट। ठीक है,
So within countries, large number of people can move from rural to urban areas in search of employment, education and health facility. जैसे कि बताया कि कंट्रीज में, एक कंट्री के अंदर तक भी जो रूरल एरियाज है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ से लोग जो है शहरी क्षेत्र में चले जाते हैं एक नई एम्प्लॉयमेंट के नए काम के तलाश में, या फिर एक एजुकेशन के तलाश में। एजुकेशन मतलब शिक्षा के तलाश में, अच्छी शिक्षा पाने के लिए या फिर अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज पाने के लिए। तो पैटर्न्स क्या है पॉपुलेशन चेंज का? तो रेट ऑफ ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये जो रेट है पॉपुलेशन ग्रोथ का, ये पूरे वर्ल्ड में, विश्व में अलग अलग होता है। ऑल्दो द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इज राइजिंग रैपिडली, नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ। तो पूरी विश्व का जनसंख्या बढ़ रहा है, लेकिन हर कंट्री जो है, पूरी सारी कंट्रीज जो है वो इस ग्रोथ को एक्सपीरियंस नहीं कर रही है। मतलब कई ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो स्टेबल है, मतलब वहाँ पे कोई पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो कंट्रीज लाइक केनिया हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। तो कंट्रीज जो है केनिया जैसे है, उसके पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है। दे हैव बोथ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो क्या है यहाँ पे? हाई बर्थ रेट और डेथ रेट है जहाँ पे केनिया, ठीक है, जहाँ यहाँ पे बर्थ भी उतनी होती है और डेथ भी उतनी होती है। जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा इस तरीके से। तो पॉपुलेशन क्या है? स्टेडी है, जितनी बर्थ हो रही है उतनी डेथ रेट भी हो रही है। Now with improving health care, death rates have fallen, but the birth rate still remains high, leading to high growth rate. तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है कि हेल्थ केयर जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन तब भी डेथ रेट जो है वो कम हुई है, लेकिन जो बर्थ रेट है वो स्टिल सेम है। इसलिए जो है पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो स्टेबल है। और इन अदर कंट्रीज, यूनाइटेड किंगडम, पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग बिकॉज ऑफ लो डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट। और जो अदर कंट्रीज है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम की हम बात करें, तो वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो क्या है? कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेथ रेट भी कम है और बर्थ रेट भी कम है। तो इसलिए पॉपुलेशन क्या होते जा रहा है? कम हो रहा है। लोगों की मृत्यु नहीं हो रही है और लोगों का जन्म भी नहीं हो रहा है, इसलिए जो है पॉपुलेशन क्या है वहाँ पे कम है। तो यहाँ पे हमें ये वर्ल्ड डिफरिंग रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, तो पॉपुलेशन ग्रोथ की जो रेट्स है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो ब्लू कलर में है, वहाँ पे जो है बहुत ही तेजी से जो है पॉपुलेशन राइज हो रहा है, बहुत तेजी से। उसके बाद जो है हाई मोड में जो है इस तरीके से, फिर मॉडरेट, फिर लो, फिर डिक्रीज, जो यहाँ पे डिक्रीज होते जा रहा है। तो यहाँ पे पिक्चर फॉर्म में आपको बताया गया है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में देखना है। So how crowded a country is has little to do and its level of economic development. तो कितना क्राउड है, कितना मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है कंट्री में, तो उसको हमको देखना है। फॉर एग्जाम्पल कि बोथ बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड। तो बांग्लादेश और जापान की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, और जापान जो है इज़ मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड दैन बांग्लादेश। और अगर हम जापान की बात करें तो वो ज़्यादा डेवलप्ड है बांग्लादेश से, ठीक है। लेकिन जो पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेंस है दोनों जगह पे। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज रिसोर्स वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज़। तो अगर हम किसी वहाँ पे रहने वाले लोगों को एज अ रिसोर्स के बारे में जब हम जानना चाहते हैं, तो हमको उनकी क्वालिटीज़ के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो पीपल वेरी ग्रेटली, तो पीपल अलग अलग तरीके से वहाँ पे वेरी करते हैं, जैसे कि एज में, सेक्स में, लिटरेसी लेवल में, हेल्थ कंडीशन में, ऑक्यूपेशन में और इनकम लेवल पे। तो इस तरीके से जो लोगों का जो है ये इन क्राइटेरिया पे लोग डिफर करते हैं। मतलब वहाँ पे हो सकता है उस कंट्री में मेल ज़्यादा हो या फीमेल ज़्यादा हो, या उनकी एज ज़्यादा हो, लिटरेसी रेट कैसी है, ऑक्यूपेशन उनको क्या है, इनकम लेवल क्या है, इस पे। सो इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझें। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन रिफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। तो ये जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है, इसका मतलब भी क्या होता है कि स्ट्रक्चर कैसा है पॉपुलेशन का, मतलब उस पॉपुलेशन में रहने वाले लोग जो है उनकी इनकम लेवल क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, हेल्थ कंडीशन क्या है, सेक्स लिटरेसी, ये क्या है पॉपुलेशन कंपोजिशन को बनाता है। द कंपोजिशन ऑफ population help us to know how many are males or females, in which age group they belong to, how educated they are, and what type of
occupation they employed in and what type what their income levels and health condition are। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो composition है population का, इसका मतलब ही क्या होता है कि वहाँ पे कितने मेल है, फीमेल है, एजुकेशन कितनी है वहाँ के लोग की, एम्प्लॉयमेंट कैसी है, इनकम कितनी होती है, हेल्थ कंडीशन कैसी है। तो यहाँ पे पिक्चर में हम देख सकते हैं, तो एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ पोटेंशियल रिसोर्स फॉर द सोसाइटी, व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन एज। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में बताया जा रहा है कि एक किसान है, एक मेडिसिन है, जो एक रिसर्चर है जो मेडिसिन बनाती है कैंसर के लिए, ये गाना गाता है शादियों में, और इनका क्या है, ये एक होम मेकर है, मतलब ये घर का काम करती है, ये एक सिविल इंजीनियर है जो ब्रिजेस बनाता है, और ये एक दादी माँ है जो बच्चों को स्टोरीज बताती है। तो हर एक ह्यूमन के बाद एक पोटेंशियल रिसोर्स है, चाहे वो पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा लिखा है कि नहीं है, उसके बेसिस पे भी उसके पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी, जैसे कि किसान है, पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो खेती का काम कर रहा है, तो उसके पास एक हुनर है कि खेत में वो चीज़ें उगा सकता है। वैसे ही दादी माँ है, वो अपने बच्चों को स्टोरी सुना सकती है। तो हर एक इंसान का अलग अलग हुनर होता है, अलग अलग वैल्यू होती है। सो एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ ए कंट्री इज बाय लुकिंग एट द पॉपुलेशन पिरामिड, ऑल्सो नोन एज एज सेक्स पिरामिड। तो एक इंटरेस्टिंग वे है जिसे हम कॉम्पोजिशन देख सकते हैं पॉपुलेशन का, वो कैसे है, पॉपुलेशन पिरामिड को देखते हुए। तो ये है पॉपुलेशन पिरामिड, कितने मेल है, कितने फीमेल है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। सो पॉपुलेशन पिरामिड ये क्या शो करता है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स, और मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल ये इस तरीके से डिफाइन होता है। मतलब ये मेल का पॉपुलेशन जैसे कि हम देख रहे हैं ये 0 to 4 है, इस तरीके से जो है बताया जा रहा है। और एज ग्रुप कितने हैं, तो जैसे कि 0 to 4 ईयर्स के एज में कितने हैं, इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, 5 to 9 ईयर्स में इतने लोग हैं। तो इस तरीके से ये पॉपुलेशन पिरामिड से हम जो कंपोजिशन है पॉपुलेशन का उसको बता सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स इन ईच ग्रुप, तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं कि ट्रायंगुलर डायग्राम क्या है, तो ये बताती है उसे, ये है पॉपुलेशन पिरामिड। उसके बाद हम देखेंगे ये क्या है, ये पूछ रही है क्या है, तो ये बताती है कि ये बताता है कि उस शहर में, उस जगह में कितने मेल्स एंड फीमेल्स हैं और उनकी एज ग्रुप क्या है। तो वो बताते, ये लड़का बोलता है कि क्या कैन आई प्ले डिटेक्टिव एंड इन्वेस्टिगेट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। तो बताता है कि क्या मैं एक डिटेक्टिव, एक जासूस का काम करूं और बताऊं कि कितना पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में। तो श्योर लेट्स स्टडी 3 कंट्रीज। तो वो बताती हैं कि चलो 3 कंट्रीज का हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ केनिया का दिया गया हुआ है, उसके बाद है ये पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया, उसके बाद दिया गया है पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ जापान। तो देखिए पॉपुलेशन पिरामिड ये कितना अलग है और हमारा कितना अलग है। So the shape of the population pyramid tells the story of the people living in that particular country. तो ये जो शेप है पॉपुलेशन पिरामिड का, इससे पता चलता है कि वहाँ जो लोग हैं, वहाँ जो कंट्री में लोग हैं, उनका composition कैसा है। The number of children below 15 years are shown in the bottom and reflect the low levels of birth. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे एज शोन इन द बॉटम, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नीचे से हमको पता चलता है कि कितने बच्चों का जन्म हो रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे नीचे लेवल में 0 to 4 ईयर्स, मतलब कितने बर्थ हो रहे हैं उसके हिसाब से। द साइज ऑफ द टॉप, और ये टॉप में बताया जा रहा है कि कितने लोग जो है उनकी एज 65 से अबाउ है। 65 जैसे कि यहाँ पे 75 प्लस में इतने सारे लोग हैं 0 से, ठीक है, यहाँ पे 75 लोग 75 ईयर्स तक। तो the population pyramid also tell us how many dependents are in a country. There are 2 groups of dependent, young dependent aged below 15 years and elderly dependents aged over 65 years. तो इस population pyramid से हमको ये भी पता चलता है कि कितने dependents हैं हमारी country में। तो ये dependents को हम 2 भाग में divide करते हैं। सबसे पहला होता है young dependent मतलब जिनकी एज जो है 15 ईयर से क्या है कम है, और एडरली डिपेंडेंट्स मतलब जिनकी एज 65 से ज़्यादा है। तो डिपेंडेंट्स का क्या मतलब होता है, डिपेंडेंट्स का मतलब वो है कि जो लोग काम काज नहीं कर सकते, जो अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर है। जैसे कि हम बच्चों की बात करें तो बच्चे जो है अगर 15 ईयर से छोटे हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप पे, मम्मी पापा के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। और वैसे ही हम एडरली बोले तो उनके 65 ईयर्स से ऊपर जो है उनकी एज हो जाती है, वो कहीं काम करने नहीं जाते हैं,
और वो अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो दोज ऑफ द वर्किंग एज आर कॉमनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और 15 से 65 के ईयर्स के बीच में हम देखें तो ये लोग क्या है, इकोनॉमिकली एक्टिव लोग होते हैं, मतलब जो कामकाज कर सकते हैं, जो पैसे कमा सकते हैं। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट बोथ आर हाई इज ब्रॉड एट द बेस एंड रैपिडली नैरो एट द टॉप। तो जिस कंट्री की पॉपुलेशन पिरामिड जो है, जिसकी बर्थ और डेथ रेट हाई रहती है, बर्थ और डेथ रेट हाई रहती है, उसका ये चौड़ा रहता है। जैसे कि हम केनिया का देखते हैं तो इसका क्या है, बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा है, जो बर्थ और डेथ रेट दोनों ज़्यादा है। तो ये ब्रॉड है बेस में और ऊपर होते जा रहा है, कम होते जा रहे हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑल्दो मेनी चिल्ड्रंस आर बॉर्न। तो ये क्यों हो रहा है, मतलब बहुत सारे बच्चे तो बॉर्न हो रहे हैं, लार्ज परसेंटाइल ऑफ देम डाई इन देयर इन्फेंसी। मतलब बच्चे बॉर्न होते हैं लेकिन धीरे धीरे वो जब थोड़े बड़े होते जा रहे हैं तो उनकी डेथ हो जा रही है। तो रिलेटिवली फ्यू एडल्ट्स एंड देयर आर वेरी फ्यू ओल्ड पीपल। तो इसलिए बहुत कम लोग जो है वो ओल्ड में, डेथ रेट कम है तो इसलिए ज़्यादा एज में भी लोग कम होते हैं। तो दिस सिचुएशन इज टाइपिफाइड बाय द पिरामिड नोन एज केनिया। तो केनिया के पिरामिड में इस तरीके की बात बताई गई है। और इन द कंट्रीज वेयर डेथ रेट amongst the very young are decreasing, the pyramid is brought in the younger age groups because more infants survive or to adulthood। तो यहाँ पे जो कंट्रीज है जहाँ पे डेथ रेट्स जो है वो कंट्रीज जहाँ पे डेथ रेट्स है ना, स्पेशली अमंग यंग आर इंक्रीजिंग, द पिरामिड इज ब्रॉड in the younger age group because more infants survive to adulthood। तो ऐसे कंट्रीज जहाँ पे क्या हो रहा है, बचपन में तो बच्चे नहीं खत्म हो रहे हैं लेकिन अपने अडल्टहुड मतलब 15-16 साल के बाद आने के बाद उनकी डेथ हो जा रही है, तो इनकी पिरामिड थोड़ी अलग टाइप की होती है। तो ये यहाँ पे इंडिया में बताया जा रहा है। तो सच पॉपुलेशन कंटेन रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल विच मीन स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग लार्ज फोर्स। तो इन कंट्रीज लाइक जापान जहाँ पे लो बर्थ रेट है, बर्थ रेट क्या है, कम है, एंड पिरामिड नैरो एट द बेस। तो पिरामिड क्या है, नैरो है बेस में, और डिक्रीज डेथ रेट भी यहाँ पे कम है, जिससे ज़्यादा लोग जो है ओल्ड एज तक जाते हैं। ज़्यादा डेथ रेट, बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है, तो इसलिए जो लोग यहाँ पे ज़्यादा साल तक रहते हैं। देखिए यहाँ पे 85 प्लस है, यहाँ पे सिर्फ 75 प्लस था ग्राफ में, और यहाँ पे 75 प्लस। तो जापान के लोग जो है कंपेरेटिवली ज़्यादा साल तक जीते हैं। तो स्किल्ड, स्पिरिटेड एंड यंगफुल यूथ या होपफुल यंग पीपल एंडोड विद अ पॉजिटिव आउटलुक आर फ्यूचर ऑफ आवर एनी नेशन। तो अगर किसी भी नेशन का हमको फ्यूचर देखना है तो जितने भी स्किल्ड हो गए, स्पिरिटेड हो गए, होपफुल हो गए, स्किल मतलब जिनके पास हुनर है, जिनके पास आत्मविश्वास है कि वो अच्छा काम कर सकते हैं, पॉजिटिव आउटलुक के साथ होते हैं, एक पॉजिटिव नज़रिए के साथ होते हैं, वो फ्यूचर बनते हैं नेशन के। तो हमारे इंडिया में इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव सच अ रिसोर्स। तो इंडिया फॉर्चुनेट कंट्री है जहाँ पे इस तरीके के रिसोर्सेज इनके पास है। तो दे मस्ट बी एजुकेटेड एंड प्रोवाइडेड स्किल्स अपॉर्चुनिटीज टू बिकम एबल एंड प्रोडक्टिव। तो इसलिए इनको क्या है, एडुकेट करने की ज़रूरत है, स्किल्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, अपॉर्चुनिटीज़ देने की ज़रूरत है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम रिसोर्स उजागर कर सके। तो यहाँ पे देखा हमने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपकी कोई डिमांड है, आप कोई चाहते हैं कि मैं कोई आपके लिए पर्टिकुलर किसी टॉपिक में वीडियो बनाऊँ जहाँ पे वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।